जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हुए एक नई कहानी लेकर के। मेरे दोस्तों, आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सब बहुत खुश हो जाएंगे इसको देख करके, क्योंकि ऐसी कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी में इतना सस्पेंस है कि आप इस कहानी को जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा ये सोच सोच करके कि आखिरकार उन औरतों की लाशों का जो लगातार पुलिस को मिलती जा रही थी वो आखिरकार कैसे हुआ, कब हुआ। ये बिल्कुल आश्चर्य में आपको डाल देगी। ये कहानी फुल ऑफ सस्पेंस है, इसके अंदर फुल ऑफ मिस्ट्री है। आप देखेंगे कहानी में कि कातिल ने कितना दिमाग लगाया है इस पूरी कहानी में। थंबनेल से आपने देख ही लिया है कि एक व्यक्ति ने लगभग 20-22 औरतों की हत्या कर दी थी, तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थंबनेल को देख करके शायद कहानी का अंदाजा लगाना बहुत इजी होगा किसी के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जब तक आप कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, विश्वास मानिए। तो कहानी को मेरी गुजारिश है पूरा देखिए और आप पाएंगे कि अंत में इस कहानी में आखिरकार क्या होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कहानी आपके साथ। बात दरअसल कर्नाटक की है और कर्नाटक में भी उत्तरी जो कर्नाटक है वहां की ये कहानी है। और जैसे मैंने कहा, कर्नाटक के साउथ पार्ट की हसन, बेंगलोर, मंगलोर और एक दो जिले और हैं। लगभग 5-6 ये जिले थे। इन जिलों में लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी दोस्तों जहां पर सन 2003 से 2009 तक लगातार औरतों की लाशें मिलती जा रही थी। अब ये लाशें कहाँ मिलती जा रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाशें मिलती जा रही थी जो हमारे जो बस स्टैंड होते हैं, बस अड्डा भी कह देते हैं राज्यों के, उस बस स्टैंड जो होता था उनके वॉशरूम में, वॉशरूम अंदर से बंद होता था और जब उसे तोड़ा जाता था दरवाजे को तो उसके अंदर से हर बार एक महिला की लाश मिलती थी, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो यही घटना जैसे मैं आपसे कह रहा हूं सन 2003 में हुई। वहीं साउथ के पार्ट का एक बस अड्डा, वहां पर दरवाजा खटखटा रहे थे लोग, कोई अंदर से आवाज नहीं, कुछ नहीं। काफी देर हो गई, पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, देखा अंदर कोई एक महिला थी, वो बेहोश थी। पहले तो पुलिस को लगा बेहोश थी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल पता लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि लावारिश वो डेड बॉडी थी, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद पाया कि उसने जहर खाया था। पुलिस को लगा कि शायद आत्महत्या उस महिला ने की है और बाद में उसका पंचनामा करके और जब कोई उसे ढूंढने नहीं आया तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया और खत्म कहानी। पुलिस को जब तक ये पता नहीं था कि आगे चलकर उनके लिए ये बात कितनी बड़ी सिरदर्द साबित होने वाली है। उसके कुछ ही दिनों बाद एक दूसरा बस स्टैंड एक दूसरे जिले में, वहां पर सेम वही कहानी। लोग वॉशरूम के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं। इस बार लोगों ने खोला, दरवाजा तोड़ा मेरा मतलब, और अंदर से फिर वही एक लाश। और फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर पंचनामा और फिर वही प्रक्रिया। कोई पूछने नहीं आया लाश के बारे में। लाश को आखिरकार अंतिम संस्कार किया गया और फिर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ दिया। और खास बात इन दोनों लाशों में ये थी कि जब जो भी महिला उन पर्टिकुलर वॉशरूम्स के अंदर से मिल रही थी वो एक दुल्हन के लिबास में होती थी। मतलब उसने दुल्हन के वो कपड़े जो होते हैं पूरे वो पहने हुए होते थे और वो मरी हुई मिलती थी उसमें। लेकिन अचरज की बात पुलिस के लिए ये थी कि दुल्हन का लिबास तो होता था लेकिन गहने उनके शरीर पर एक भी नहीं होता था। लेकिन पुलिस, क्योंकि अलग अलग राज्यों का मामला था, उनका कोई वारिस नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कि कड़ियां उन दोनों लाशों की नहीं जोड़ पाई। इसी प्रकार से फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 8वीं, 12वीं, 15वीं दोस्तों, लगभग 18 लाशें ऐसी ही महिलाओं की जिन्होंने शादी का लिबास पहना हुआ था, अलग अलग जगहों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बताई थी, उनके बाथरूम्स में जो पब्लिक शौचालय होते हैं उनके अंदर डेड बॉडी उनकी मिलती थी। किसी के जेवर नहीं होता था। 18 लाशें हो गई। लेकिन फिर वही चीज, क्योंकि अलग अलग जगह पर हो रही थी, पुलिस को जब तक भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। ये सिलसिला लगभग 2003 से 2009 तक चला। विश्वास मानिए दोस्तों, इतने लंबे समय तक भी, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। हर बार पुलिस पोस्टमार्टम होता और उसके बाद जब कोई नहीं आता कुछ पूछने, कई दिनों तक लाश को रखा जाता।
मॉर्चरी में और उसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता। और जो लाशें मिली लगभग सभी की उम्र अंदाजे से 22 से लेकर 30 तक थी। और खास बात यह भी थी कि 8 जो लाशें थी वहां पर मैसूर का एक लश्कर बस स्टैंड है, वहां के वॉशरूम में मिली थी 8 लाशें। और 5 लाशें जो थी वो बेंगलोर का एक बस स्टैंड था, कंपगौड़ा नाम था उसका, वहां मिली थी। तो 8 और 5 13 लाश तो 2 लगभग उनमें मिली थी बस स्टैंड्स में, बाकी अलग अलग। लेकिन अब तक भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आखिरकार पुलिस का वही कहानी, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जो महिला अंदर से लॉक किए हुए है और जहर से मरी है, तो पुलिस ही क्या कोई भी व्यक्ति उसका अंदाजा यही लगाएगा कि भाई उसने आत्महत्या की है। तो पुलिस भी उन डेड बॉडीज को आत्महत्या का मामला मान रही थी और लगातार केसों को बंद किए जा रहे थे। 2009 में एक लड़की थी अनीथा नाम की एक लड़की की लाश मिलती है शादी के लिबास में। वो 21वीं डेड बॉडी थी जो पुलिस को मिली। लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी, क्योंकि अनीथा के जो गांव वाले थे और जो परिवार वाले थे, उन्होंने अपनी एक गैस लगाई और उन्होंने कहा कि अनीथा लव जिहाद के चक्कर में किसी के साथ घर से भाग गई है। चूंकि जातियों का मामला था, धर्म का मामला था, तो लोग गुस्साए भी बहुत हुए थे, बौखलाए हुए थे, पुलिस पर दबाव बना रहे थे। पुलिस को खूब कहा, लोग धरने पे बैठ गए गुस्से में, लड़की मिल नहीं रही थी। और आखिरकार जब धरने पे बैठे तो कुछ लोगों ने यह भी धमकी दे डाली कि हम पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे अगर हमारी लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे बात मीडिया में आई, उसके बाद कुछ नेताओं तक बात पहुंची, हाईकमान तक बात पहुंची, तो पुलिस के ऊपर फिर दबाव आया और पुलिस से कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा करिए। उसके बाद पुलिस अपने ज्यादा हाथ पैर मारती है, इधर उधर से एक आध डिस्ट्रिक्ट की कॉलें करती हैं, लड़की की फोटो दिखाई जाती है, बाकायदा उसको सर्कुलेट किया जाता है। और आखिरकार एक जगह से दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है कि यहाँ एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है, लेकिन जो आपने फोटो भेजा है वो उससे मिलता है। और आखिरकार पुलिस उसकी लाश को बरामद कर लेती है। तो शुरुआत में तो पुलिस को लगता है शायद उसने भी खुदकुशी की है, लेकिन चूंकि दबाव ऊपर से था, तो अब सबसे पहले पुलिस उसकी कॉल डिटेल को खंगालती है। उसका फोन लिया जाता है और फोन में एक नंबर मिलता है जिस पर अनीथा रात को लगभग लंबी काफी लंबी बातें किया करती थी, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और वो रेगुलर बातें चल रही थी अनीथा की। तो पुलिस को लगता है कि केस सॉल्व। तो पुलिस तुरंत उस नंबर को पता करती है, नंबर पता लग जाता है, पुलिस सीधा वहीं पहुंचती है और वो नंबर जब चेक करती है तो वो किसी औरत के नाम पर था। पुलिस को यहां लगता है कि औरतों का इतनी लंबी बात, फिर भी पुलिस को लगा कि ठीक है बात होती होंगी, लेकिन उस औरत से कोई ना कोई सुराग मिलेगा। तो पुलिस जब उस औरत के पास जाती है तो दोस्तों पुलिस को पता ये लगता है कि वो औरत खुद 1 साल से गायब है, उसके परिवार वालों को उसका कोई पता नहीं था। अब पुलिस का दिमाग चकराता है पहली बार कि ये चक्कर क्या है। उसके बाद फिर पुलिस की कोशिश होती है। पुलिस क्या करती है, जो वो सेकंड महिला थी जिसके पास पहुंची थी पुलिस, उसके नंबर को चेक करती है और उसके नंबर पर पाती है कि वो खुद कई देर तक एक नंबर पे पर्टिकुलर बात किया करती थी। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली, उससे पुलिस को पता लगता है कि एक तीसरा नंबर भी है। पुलिस वहां पहुंचती है और अचरज की बात दोस्तों ये थी, वो नंबर भी एक महिला का था और उसको गायब हुए पिछले 2 साल हो गए थे। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। वो जिस नंबर से बात करती थी उस नंबर को चेक करते हैं, वो भी एक महिला का, 2 साल से गायब। उसके नंबर से किसी और के नंबर को चेक करते हैं, वो 3 साल से गायब। फिर किसी को चेक करते हैं, वो 1 साल से गायब। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 18 तक पुलिस ने नंबर चेक किए, लेकिन हर कोई नंबर एक महिला का होता था और वही महिला गायब होती थी। अब पुलिस को ये शक लगा कि कहीं ये सेक्स रैकेट तो नहीं है, कि देह व्यापार का चक्कर तो नहीं है, कहीं ना कहीं फीमेल से जुड़ी हुई है। तो पुलिस का शक वहां भी जाता है, लेकिन अब तक कातिल का कोई सुराग नहीं। पर चूंकि पुलिस ने हार नहीं मानी थी, आखिरकार 19वीं कॉल जब पुलिस ने लगाई तो वो कॉल एक एक्टिवेट नंबर पे मिली, मतलब वो नंबर एक्टिवेट था। तो पुलिस ने उस नंबर पे कॉल तो नहीं किया, उस नंबर को ये पता लगा लिया उसकी लोकेशन कहाँ की है। तो
पुलिस को वो लोकेशन मिल जाती है और पुलिस उस 19वें नंबर को जो मिलता है उस लोकेशन पे पहुंचती है। और दोस्तों, जब पुलिस उस गांव में उस नंबर को ढूंढती हुई पहुंची तो वो नंबर एक 12-13 साल के बच्चे के हाथ में था। अब पुलिस ने जब उससे पूछा कि बेटा ये नंबर किसका है, तो उसने बोला ये मेरा है। तो पुलिस ने उससे पूछा कि आपको ये किसने दिया है? तो उसने कहा मेरे चाचा ने। तो उसने कहा तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? तो उसने कहा यहाँ नहीं है। तो पुलिस ने पूछा तुम्हारे चाचा का कोई नंबर है? तो लड़के ने अपने चाचा का नंबर पुलिस को दिया। पुलिस ने फिर उस नंबर पे कॉल नहीं किया, उसकी लोकेशन देखी, उस नंबर का पता लगा और ये पता लगा कि उस नंबर से और कॉल कहाँ जाती थी। और पुलिस को पाया उस नंबर से एक कॉल और जाती थी, उस पे भी लंबी लंबी बातें होती थी। पुलिस उस नंबर पे पहुंचती है। देखिए दोस्तों, फोन का कमाल, मतलब फोन नंबर से पुलिस ने तह तक, ये है हमारी पुलिस, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं पुलिस को। आखिरकार उस नंबर से उस लेडीज के पास पुलिस पहुंचती है और उस लेडीज को वो नंबर दिखाती है, बोलती है कि आप इस बंदे को जानते हैं? तो वो कहती है हाँ। पुलिस कहती है इसका नाम मोहन कुमार है। तो वो कहती है नहीं, इसका नाम मोहन कुमार नहीं, वो कोई और नाम बताती है। तो पुलिस को समझ में आ जाता है ये मोहन कुमार कोई वो बंदा है जो महिलाओं का सेक्स रैकेट चलाता है, ये देह व्यापार है, मतलब कोई जिस्म फरोशी का कोई ना कोई काम है जो ये सब जुड़े हुए हैं इससे। तो उस लड़की से पुलिस कहती है कि भाई ठीक है, आप उसको बुलवाइए और हमें उससे बात करनी है, लेकिन हमारे बारे में उसको मत बताना। तो लड़की मोहन कुमार जो बंदा था उसको कॉल करती है। मोहन कुमार उसके पास आता है, पुलिस वहाँ सादी वर्दी में होती है। जैसे ही वो नजदीक आता है लड़की के, पुलिस समझ जाती है मोहन कुमार है, तुरंत उसे दबोच लेते हैं। पहले पुलिस का वही अंदाज, आराम से बात करती है। उसके बाद जब उसकी तरफ से कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती तो पुलिस अपनी पुलिसी अंदाज में उससे बात करती है, थोड़ा उसको टॉर्चर करती है। और तब वो मोहन कुमार पुलिस को पहली बार ये बताता है कि मैंने 32 महिलाओं का कत्ल किया है। पुलिस जब तक यही सोच रही थी कि वो किसी सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ने जा रहे हैं, तो पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, कि हम तो एक इंसान को पकड़ रहे थे और वो तो एक सीरियल किलर निकला। तो तब वो मोहन कुमार अपनी कहानी बताता है दोस्तों इसमें, और कहानी भी बिल्कुल कमाल की। मैंने ऐसा दिमागदार शातिर सीरियल किलर कभी नहीं देखा, और आप देखेंगे आगे आगे। मोहन कुमार एक जो सरकारी स्कूल होते हैं प्राइमरी, वहां पर एक टीचर था, बाकायदा इंग्लिश, साइंस और मैथ्स वो पढ़ाता था। तो एक बार मोहन कुमार की नजर एक लड़की पर पड़ती है। हालांकि ये शादीशुदा था, इसकी 3 शादियां हुई पड़ी थी। तीसरी बीवी का नाम श्रीदेवी था, उसको बहुत ज्यादा लगाव करता था इससे, लेकिन शायद ये कोई सनकी था, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता था। किसी लड़की को ये देखता है रास्ते में, गांव का माहौल था, ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो नहर के आसपास ये उस लड़की से कुछ अपना प्रतिक्रिया कहता है, उससे कुछ कहता है। वो लड़की इससे गुस्से में बोलती है और इसको मना कर देती है। जब ये टीचर था तो गुस्से में ये उस लड़की को धक्का देता है, उसे नहर में फेंक देता है, और इसे लगता है कि वो लड़की मर चुकी है। लेकिन किस्मत लड़की की अच्छी थी, वो बच जाती है। उसके बाद उसकी पुलिस में कंप्लेंट होती है, उसको पकड़ा जाता है, बाकायदा उसे सजा होती है। पर चूंकि सबूतों का अभाव था, लड़की बच गई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, तो उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस बार उसके उस कांड के लिए उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। आगे फिर वो ये कहता है कि मेरा एक जानकार भी था और वो ना गहनों पे पॉलिश किया करता था। तो गहनों पे पॉलिश करने के लिए कई बार उसका कहना ये था कि वो जो उसका दोस्त था वो साइनाइड, एक जहर होता है साइनाइड, उसका यूज किया करता था। उसके पास कई सारे केमिकल्स होते थे। तो कहता है मेरे दोस्त ने, उस जानकार ने मुझे बताया था कि ये हर किसी को नहीं मिलता, खास आपको वजह बतानी पड़ती है, तब जाकर के साइनाइड आपको मिलता है। शातिर ये था ही, उससे ये सुनते ही ये रवाना हो लेता है वहां से और पहुंचता है एक मेडिकल स्टोर पे। तो उसी बंदे का नाम लेकर के उससे साइनाइड ये मांग लेता है और उसके बाद ये वहां से गायब। तो अब ये अपने एक नई मुकाम पर चलता है। अब ये क्या करता है, साउथ कर्नाटका के छोटे छोटे जो जगह थी, छोटे छोटे जो गांव थे, वहां जाता था। अच्छा, इंग्लिश इसकी अच्छी थी, टीचर था, देखने में भी ठीक ठाक था, बोलने में काफी एक्सपर्ट था। तो बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता था, वहां से रोजाना निगाह मारता था, इधर उधर देखता था
कि कहीं से कोई ना कोई किसी लड़की को अपने जाल में फंसाए, और मौका पाकर किसी लड़की से कई बार बात भी करता था। बात करने में अगर कोई लड़की से ढंग से बात कर लेती तो बड़े आराम से उससे बात करता, उसके बाद उससे नंबर एक्सचेंज करता। नंबर एक्सचेंज करने के बाद कुछ दिनों फ़ोन पे बात होती, फ़ोन पे बात होते थे और गहराई होती बातों की, फिर उनमें प्यार होता, और उसके बाद इसकी एक नई कहानी शुरू होती। फिर ये शादी के लिए उससे बोला करता था, हर उस लड़की से जिससे ये बात किया करता था। और शादी का इसका तरीका ये था कि लोग लड़की के मन में अपनी जगह बनाने के लिए एक चीज उसके सामने बहुत जोर से कहता था कि जी मुझे दहेज 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई लड़का ऐसे कह दे मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो लड़की के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लड़की खुश हो जाती है। उसके बाद लड़की को बोलता है हर बार, जो लड़कियां इसने फंसाई और मारी, कि हम मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहां पक्का करेंगे, और उसके बाद अपनी लाइफ जिएंगे अच्छे से। अपनी नाम अपने हर बार अलग बताता था, नए नए कपड़े इसके पास होते थे। ऐसे ही लड़कियों को ये क्या करता था, ले जाता था, उसके बाद मंदिर में शादी करता। उसके बाद ये हमेशा जो ये बस स्टैंड होते हैं ना, बस स्टैंड के पास एक लॉज लेता था, बस स्टैंड के पास ही। इसने सारा छान रखा था, इसको पूरी नॉलेज थी, पहले देख लेता था अपनी तैयारी। लॉज लेता था, वहां पर लड़की के साथ एक रात वहां रुकता, उसके साथ सुहाग रात मनाता बाकायदा, नई नई दुल्हन होती। अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 बज जाते, 4-5 बजे उठ के लड़की से बोलता, कि खुद ने अपने सादा कपड़े पहने होते थे, तो लड़की से बोलता तुम अभी गहने वहने ही रखो, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। और लड़की को वॉक पे ले जाता। और जैसे ही, क्योंकि लड़की शादी के लिबास में होती थी, क्योंकि नई नई शादी थी, और लगता था कि ठीक है, कपड़े लेके आई नहीं होती थी कई बार तो, और कई बार कहता रजिस्ट्रार के सामने ऐसे ही जाएंगे हम लोग। जाल में फंसा ही लेता था बातों में, हाँ 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 करती थी, मान जाती थी बातों। उसको वहां ले जाता था। तो रास्ते में जैसे ही वॉशरूम आता था, सुबह सुबह जागता कौन है इतना, बस स्टैंड पे ज्यादा भीड़ होती नहीं थी, उसी का फायदा उठाता था। तो वहां जाकर बोलता, जब वॉशरूम नजदीक आ जाता, कि हाँ हाँ मुझे याद आया, तो मैं ना ये कैप्सूल ले लो, ये गर्भ निरोधक एक गोली है, इसको आप ले लो, ताकि हमें आपका बच्चा अभी नहीं होना चाहिए हमारा, और हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। और हाँ ये थोड़ा भारी है इसकी तासीर, तो ऐसे करना, बाथरूम में लेना, उल्टी भी आ जाती है कई बार, और बैठ के लेना, चक्कर भी आ जाते हैं। तो लड़की को लगता कि हाँ मेरे पति हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि इसने उस कैप्सूल पर साइनाइड लगा रखा है। तो वॉशरूम में लड़की जाती थी, चिटकनी लगाती थी अंदर से, क्योंकि तो जाहिर सी बात है वॉशरूम में जा रही, चिटकनी लगाती थी। उसके बाद वो कैप्सूल लेती थी। कैप्सूल लेने के बाद आप सबको पता है दोस्तों, साइनाइड एक ऐसा जहर है जो कुछ ही मिनटों में व्यक्ति को बिल्कुल लाश बना देता है। तो उसके बाद लड़की उसे खाते ही वहां मर जाती थी। उसके बाद ये वहां से निकलता, रूम में पहुंचता, सारे जेवर वहां से उठाता, उसके बाद वहां से गायब हो जाता। लोग आते, दरवाजा पीटते, आपको जैसे मैंने पहले बताया, फिर दरवाजा तोड़ते, लड़कियों की लाश मिलती, पुलिस वहां पर उसका पंचनामा करती, और वहां पर उसको अनजाना समझ करके उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता था। उसके बाद सिंपल सा इसका फंडा था, उस जेवर को ले जाके फिर बेंगलोर वापस जाता था, बेंगलोर, और वहां पर जो ये होते हैं ना मुथूट कह लीजिए, या जो गोल्ड लोन देते हैं, सोने पर जो लोन देते हैं, वहां पर उस सोने को जमा कराता, उससे लोन लेता और अपना खर्चा अच्छे से चला रहा था। तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा, कमाल की बात ये रही कि पुलिस भी जब 19-18 लाशें मिल चुकी थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी कि वो लाशों की कनेक्टिविटी करने में सक्षम नहीं हो पाई, वरना इस जालिम का बहुत जल्दी पुलिस को पता लग जाता, इसको पकड़ लेते। और यही कारण था वो धीरे धीरे 2003 में पहली लाश पर ही अगर पुलिस थोड़ी गहराई से तफ्तीश करती तो हो सकता है दूसरी तीसरी लाश पर इसको पकड़ लिया जाता। और या तो लापरवाही कह लीजिए या कोशिश कह लीजिए, वो कामयाब नहीं हो पाई। इस तरह से लगभग 20 महिलाओं के मार गया था। वो 21वीं महिला थी जिसको पुलिस ने बचाया था, वरना उसका भी कत्ल होने वाला था। लेकिन इसने अपने मुंह से 32 कहा था, लेकिन 20 का तो पुलिस को सुराग मिल गया था, क्योंकि जब उनके परिवारों से कांटेक्ट किया, उनके परिवार वाले मिल गए थे, उनका तो पता लग गया था। लेकिन और जो 11-12 लड़कियों के नाम बताए थे, उनका पुलिस को पता नहीं लगा। तो इस पर 20 हत्याओं का मुकदमा चला। अब इसके मुकदमे में कुछ कमाल की बातें हुई। सबसे पहली बात इसकी हुई कि इसने ये कहा था पुलिस से कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, मैं कोई सरकारी वकील नहीं लूंगा, वरना वो मुझे फंसा देगा। ये सोचता था, दिमाग इसमें पहले से ही था। तो जब इसको पकड़ा गया था दोस्तों, कमाल की बात ये थी कि वहां मुकर गया। इसने कहा कि मैंने किसी भी औरत को नहीं मारा, जज के सामने, पुलिस के सामने तो इसने कह दिया था, जज के सामने मुकर गया, क्योंकि इसको 2-3 चीजों का पता था
कुछ पुलिस से गलतियां हुई थी, और वो ये थी कि जो 20 लाशें हुई थी, जो 20 लाशें पुलिस को मिली थी, उन 20 लाशों का पुलिस ने पोस्टमार्टम तो करा दिया, लेकिन उनमें से 2 की ही विसरा रिपोर्ट भेजी थी। विसरा रिपोर्ट में ही पता चल पाता है बेसिकली कि किस तरह का जहर लिया है। तो 2 महिलाओं का तो पता लग गया था, साइनाइड से वो मरी थी, लेकिन जो 18 महिलाएं थी उनका पता ही नहीं लगा, उनका बस ये लगा जहर से मरी थी। तो इसने जज के सामने ये कह दिया था कि जी मुझे नहीं पता, ये लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए जबरदस्ती करती थी, मैं मना कर देता था, उसके बाद ये खुदकुशी कर लेती थी जहर खा के, कोई सा भी है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। उसके बाद पुलिस अपनी एक चीज पे और फंसी थी एक बार, कि पुलिस ने एक बयान में ये भी लिख दिया था कि इसने वो जेवर बेच दिए थे, और एक जगह पुलिस ने ये लिख दिया था कि भाई वो जेवर इसने उन पे लोन लिया था। तो डबल बात हो गई, इसने वो बात भी पकड़ ली थी, जज के सामने वो बात भी इसने कही थी। लेकिन फिर भी इसके प्रति काफी सबूत पुलिस को मिले थे, और एक खास सबूत एक पुजारी था जो अनीता लास्ट लड़की इसने मारी थी। इसने किया क्या था एक्चुअली, उसके साथ शादी कर ली उस मंदिर में, उसके बाद उसे मार दिया। तो अगले दिन ये वहां पहुंचा था उस मंदिर के उस बाबा के पास, और इसने उससे ये कहा था कि जी अगर कोई पति अपनी पत्नी को मार दे तो उसका प्रायश्चित क्या होगा। उस बाबा का नाम ईश्वर भट्ट था। तो उस बाबा ने उसको बताया कि एक कुमकुम अर्चना पूजा होती है, आप उसे करेंगे तो आप इससे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो बाद में पुलिस को पता लग गया था, उस बाबा को पकड़ा। उस बाबा की जो बयानबाजी थी, उसने कहा था कि हाँ उसने ऐसा कहा था कि अगर कोई किसी को मार दे, तो पुलिस ने उस चीज को भी गहराई से लिया, और आखिरकार इसकी जो दलीलें थी वो नहीं सुनी गई। फाइनली इसे 4-5 मुकदमों में तो फांसी की सजा सुनाई लोअर कोर्ट ने, और बाकी जो मुकदमे थे उन पर उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में फांसी की सजा जो इसकी थी, जो 2-4 मुकदमे थे वो उम्र कैद में तब्दील हो गए थे, और बाकियों पे केस चल रहा था। तो कोर्ट ने डिसीजन ये लिया था वास्तव में इस केस पर कि इसके हर केस को अलग तरीके से देखा जाएगा। इस पर इकट्ठे 20 केसों नहीं चलेंगे इस पर, बल्कि एक एक करके इस पे केस चलेंगे, और उसकी सजा उन्हीं के हिसाब से होगी। और जैसे मैंने कहा 2017 में फांसी की सजा जो इसकी थी वो हाई कोर्ट ने बदल दी थी, और उसको उम्र कैद में बदल दिया था। कुछ इसके जो वो थे क्या बोलते हैं केसेस और हैं, उन पर अभी भी बहुत से डिसीजन अभी बाकी हैं। केस अभी हाई कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट में भी लंबा समय इसको लग जाएगा। जेल से बाहर तो ये जल्दी से आने वाला है नहीं, और ना ही आए। और बाद में इसका नाम साइनाइड कुमार पड़ा बेसिकली दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जो जहर दे करके साइनाइड से अपनी नई नई पत्नियों को सुहागरात के बाद अगले दिन सुबह सुबह उनको जान से मार देता था। तो ये थी कहानी दोस्तों एक 20 महिलाओं के सीरियल किलर की, जिसे साइनाइड कुमार कहा गया, जो हिंदुस्तान के साउथ में एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बन के उभरा। आखिरकार देर सही पर दुरुस्त सही, आखिरकार इसे पकड़ लिया गया, और आज ये जेल की हवालात में हवा खा रहा है। और ये थी आज एक कहानी दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि कहानी में बड़ा आनंद आया होगा आप लोगों को, और बहुत मजेदार ये कहानी थी, बहुत घुमाव थे इसमें। ऐसी ही कहानियां मैं आप तक लाता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको अपनी कहानियों से बिल्कुल निराश में नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा देश दुनिया की इस तरह की तेज तर्रार और अलग अलग कहानियों को मैं आपके सामने लाऊं, ताकि आपको भी पता लगे दुनिया में लोग किस तरह से दिमाग लगा करके कातिल बन रहे हैं और किस तरह से क्राइम्स को कर रहे हैं। इससे हमें भी अवेयरनेस मिलेगी और हम भी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और कमेंट आप जरूर करिए, हो सके तो शेयर करिए। आपने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो मैं सलाम करता हूँ, आप मेरे चाहने वाले हैं। और अगर आप, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस तरह से हम और आप अवेयर हो रहे हैं इन कहानियों से, उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और साथ साथ ये भी आशा करता हूँ कि सभी लोग, मेरे चाहने वाले, मेरे व्यूअर्स, अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।